Hello students, welcome in our YouTube channel Krishu Classes. This is Sri Chauhan. Students, हमारी 11th की क्लासेस एज वेल स्टार्ट हो चुकी है। हमने लिविंग वर्ड में हमने क्या देखा था, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड यूनिट फर्स्ट है, जिसमें से लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। उसमें हमने अभी तक 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज हमारे प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसे देखें। और देन जो है आज की हमारी क्लासेस होगी नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट होगी। बाकी पीछे का आप जो है हमारे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और लास्ट की तक जाएंगे हम कि बायोलॉजिकल की क्या होता है, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का की क्रिएट होता है, वहां तक करेंगे। इट्स मीन्स कि आज का लेक्चर हमारे कंप्लीट चैप्टर को फुलफिल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर क्या है? हमने अभी तक क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो गए थे, वो डेवलप हो गए, उनमें ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गए। उसके बाद हमने उसमें क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसमें उनके नॉमेनक्लेचर के एक यूनिट स्ट्रक्चर जो भी हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमने उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से हमने क्या किया, उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद अब आती है बारी नॉमेनक्लेचर की। ओके, नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर जैसे हमारी नामकरण पद्धति होती है, ठीक उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर भी ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बिहेवियर, कुछ हैबिटेट, इन सब के बेस पर उनके नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर कौन सा मेथड है साइंस का, स्पेशली किसके, ऑर्गेनिज्म के लिए। देखिए क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ गिविंग नेम टू लिविंग बीइंग। क्या कह रहा है? नॉमेनक्लेचर क्या है? एक ऐसा मेथड है जो लिविंग बीइंग्स को क्या करता है, नॉमेनक्लेट करता है, नामकृत करता है, उसका नामकरण कराता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने देखा क्या है नॉमेनक्लेचर क्या है, नाम पद्धति है, या कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के नाम देने की प्रक्रिया है, मेथड है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे क्या कि नॉमेनक्लेचर को फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक था कॉमन नेम, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CN, एंड दूसरा था साइंटिफिक नेम। ओके, तो हम एक एक करके दोनों को देखते हैं, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। आपके सामने जो स्लाइड टाइप की दिख रही है, ये आपका क्या है, कॉमन नेम का ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। देखिएगा, ये कॉमन नेम कहिए या फिर इसको वर्निकुलर नेम कहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम एज लाइक टू बी निकनेम। जैसे आपका नेम होता है और आपके घर पे निकनेम पड़ जाता है, जैसे टिंकू, चिंटू, ऐसे करके निकनेम पड़ता है। ठीक इसी तरीके से किस लिए, ताकि आपके फैमिली मेंबर और आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं उसको उसके नेम से जाने। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म के भी कुछ निकनेम पढ़ें जो एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन में ही जाने जाता था। वो क्या था स्टूडेंट्स? व्हाट? कॉमन और वर्निकुलर नेम। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। एक चीज, हाँ, क्या कह रहा है कि जो कॉमन नेम या वर्निकुलर नेम जो था वो ह्यूमन बीइंग के सिविलाइजेशन के बेस पे हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे सभ्यता थी, जैसे उनके जीवन जीने की शैली थी, उसके बेस पे ह्यूमन बीइंग ने अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम रख दिया। ओके, जैसे हम स्पैरो की बात कर ले तो स्पैरो के इंडिया के कुछ क्षेत्रों में गौरैया के नाम से जाना जाता है, फिर इंग्लिश में इसको स्पैरो बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से इसके अलग अलग क्षेत्रों में, बंगाली में कुछ और बोला जाता होगा, उड़िया में कुछ और बोला जाता है, ऐसे इसके अलग अलग नेम हुआ करे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई इसको कहा गया दैट इज द लोकल नेम्स। किसको? कॉमन और वर्निकुलर नेम को। देखिएगा, कॉमन नेम और लोकल नेम्स हमने दूसरे लाइन में मेंशन भी कर दिया कि यही रीजन है क्योंकि ये क्या थी, ये सिविलाइजेशन बेस्ड थी। जैसी सभ्यता थी, जैसा लैंग्वेज था, जैसा कल्चर था, उसके बेस पर उस ऑर्गेनिज्म के नेम को रख दिया गया।
ओके स्टूडेंट्स, सो और ये देखिए क्या है, ये एक लोकल एरिया, एक लोकल सिविलाइज या सॉरी लोकल सिविलाइज से ज्यादा बेस्ट होगा कहना है कि लोकल पर्टिकुलर एरिया का नाम है, इसलिए इसको कह दिया गया लोकल नेम। और ये क्या था, लोकल नेम जो था ये लोकल पर्सन के द्वारा ही दिया गया होगा, यानी कि जो जिस क्षेत्र के लोग हैं बस वही उसी क्षेत्र के लोग उस नेम से उसको पुकार सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पॉइंट, हमने सेकेंड देखिए, थर्ड पॉइंट देखिएगा, दीज आर बेस्ड ऑन सम क्या पेक्यूलियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म के पेक्यूलियरिटी पर बेस्ड था। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कि दिस नेम्स कैन नॉट बी यूज बाय द बायोलॉजिस्ट। हाँ, ये चीज ध्यान रखिए कि कॉमन नेम को बायोलॉजिस्ट ने यूज नहीं किया, कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे देखते हैं कुछ पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं, कॉमन नेम डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। क्या कह रहा है, जो कॉमन नेम था वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट था, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट था। हमने बताया ना अभी कि हम स्पैरो को लेकर के इंडिया के कुछ पार्ट में इसको गौरैया बोलते हैं, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से बंगाली में कुछ और बोलते होंगे। तो देखिएगा स्टेट लैंग्वेज दोनों चेंज हो रही है और नेम भी उस स्टेट लैंग्वेज और सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एन ऑर्गेनिज्म मे हैव सेवरल नेम इन अ गिवन लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सेवरल लैंग्वेज में उनके नाम होते हैं। इट्स मीन्स कुछ गिने चुने लैंग्वेजेस में ही उनके नाम होते हैं। जैसे हम मैंगो को ले लें, आम, आम्र, मैंगो, ओके, मैंजिफेरा इंडिका, ये कुछ सेवरल लैंग्वेजेस हैं। जैसे आम को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आम नहीं जान सकते, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम मैंजिफेरा इंडिका के नाम से, जो कि साइंटिफिक नेम अभी हम आपको बताएंगे, उसके नाम से हम जान पाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया में देखा जाए तो आम और आम्र के नाम से हम पहचान सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, A common name may have different meaning in a different area। क्या कह रहा है कि एक कॉमन नेम का डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ हम गौरैया जो स्पैरो को बोल रहे हैं तो वही किसी अदर एरिया में जाएंगे तो वो किसी और वर्ड के लिए होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग को ही देख लीजिए, कहीं मनुष्य बोलते हैं, कहीं मानव बोलते हैं, कहीं आदमी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक इसी तरीके से क्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, जैसे क्या नाम है, मुंबई में देखिए तो लड़कों को पोरा बोलते हैं, हुआ लड़कियों को पूरी बोलते हैं। इसी पोरा पोरी कहीं अदर वर्ड में देखा जाए, किसी अदर एरिया में देखा जाए तो किसी और वर्ड नेम से जाना जाता होगा। पोरा पोरी का मीन्स वहां कहीं कुछ और होता होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या, और रॉन्ग नेम कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड। एक और बात, अगर ये एक्चुअल में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया का नेम है। ओके, तो ये पर्टिकुलर एरिया का नेम जो है एक पर्टिकुलर एरिया पे ही करेक्ट रहेगा। ओके, ये अदर एरिया के लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और तब क्या कह रहा है कि अ रॉन्ग नेम कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड, फिर उसको आसानी से करेक्ट नहीं किया जा सकता। एक और चीज, अगर हम इस साइंट में हमने क्या देखा था कि कुछ ये सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिस्ट जो है इसको बुक वगैरह में स्टेब्लिश नहीं कर सकते। सपोज दैट कि हम इसका नाम जो कोई कॉमन नेम जो है बुक में पब्लिश करा दें तो स्टूडेंट उसको सुधारने में बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाता है, क्योंकि एक बुक तो हमें छापनी नहीं होती है, हजारों बुक यूज करने होते हैं, छापने होते हैं, जिसमें वो नेम वैसा का वैसा ही चला जाएगा और फिर बाद में एडिट कराने में, उसको रिन्यू कराने में दिक्कत होगी। ओके स्टूडेंट, सो वही बात यहाँ कही गई है कि अ रॉन्ग नेम कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, दीज आर ब्रीफ। ध्यान रखिएगा, ये तो क्या थे, इसके मिसयूजेस, इट मीन्स क्या कि ये रीजन थे जिसकी वजह से इस कॉमन नेम को हम वर्ल्ड लेवल पर या फिर हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, या फिर हम मोस्ट ऑफ ऑल क्या बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बायोलॉजिस्ट जो हमने बताया आपको, ये 4-5 जो रीजन हमने बताया, इस 4 रीजन की वजह से बायोलॉजिस्ट जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक इसका फायदा भी है, क्या है देखिएगा, दीज आर ब्रीफ
and easy to pronounce. These are brief and easy to pronounce and remember by the resident of an area. क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर रेसिडेंट में एरिया में लोगों को इसको याद करना और प्रोनाउंस करना काफी इजी होता है, किसके? लोकल नेम को। ओके जैसे अब हम जो है अपने लोकल एरिया के अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बोले कि मैंजिफेरा इंडिका दीजिए, तो क्या हमें मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो उन्हें उस नाम से नहीं जानते। वो किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं आम के नाम से। आप आम बोलोगे तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मैंजिफेरा इंडिका बोलोगे उन्हें समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने कभी साइंटिफिक नेम नहीं जाना। वो पर्टिकुलर एक लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो क्या कह रहा है, और उनके लिए याद करना काफी इजी भी है और प्रोनाउंस करना भी इजी है। तो ये कह रहा है कि एक बहुत फायदा भी है इसका कि लोकल नेम को जो है प्रोनाउंस करना और याद रखना इजी है। आप खुद देखो ना, आम बोलना और मैंजिफेरा इंडिका बोलना कौन इजी है? किसको प्रोनाउंस करना इजी है? आप खुद एनालाइज करिए। ओके स्टूडेंट, सो हमने ये क्या कर रही देख लिया, आप कंप्लीट हमने कॉमन नेम देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नेम। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वर्नाकुलर नेम यानी कि कॉमन नेम जो है साइंटिस्ट के द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? फिर एक नेम क्रिएट किया गया, दैट इज द साइंटिफिक नेम। ये नेम क्या था? एक ऐसा नेम था जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल था। जिनेवा में बैठे कोई साइंटिस्टों ने मिलकर के कुछ शर्तों को फॉलो किया, कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ रिजेक्ट किया। एक्सेप्टेशन रिजेक्शन के बाद जो है कुछ रिजल्ट सामने आई। ये रिजल्ट था आपका साइंटिफिक नेम। देखते हैं कुछ वन बाय वन पॉइंट्स में। देखिएगा पहला क्या पॉइंट कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ साइंटिफिक नेम विच इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि साइंटिफिक नेम क्या था? ऑर्गेनिज्म को दिया हुआ वो नेम था जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हर जगह ये नाम को एक्सेप्ट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सच नेमिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो हमने बताया ना कि उसके बाद क्या किया, कुछ प्रिंसिपल क्रिएट किए गए, कुछ क्राइटेरिया हुआ, कुछ शर्तें लागू हुई, कुछ नियम देखे गए और उनके बेस पर क्या किया गया, साइंटिफिक नेम को बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या रहा है कि द साइंटिफिक नेम, ऐसा मीन साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ओनली वन नेम इज गिविंग टू एन ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नेम होता है। ओके ये साइंटिफिक नेम की बात करें, हम लोकल नेम की बात नहीं करें। लोकल नेम पे तो वो बहुत सारे नेम हो सकते हैं, पर साइंटिफिक नेम एक ही होगा। अगर ह्यूमन की बीइंग की देख लिया जाए तो होमोसेपियंस सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही होगा। अगर हम टेनिया सोलियम की बात करें तो टैपवर्म ही होगा। ओके इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जैसे मैंजिफेरा इंडिका की बात कहें तो वो मैंगो की ही कही जाएगी। हाँ, अलग बात है कि इसका लोकल नेम कुछ और भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग अ स्पीसीज। क्या कह रहा है कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो है अपनी अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके बेस पर ये एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे आप देख लीजिए टेनिया सोलियम, ओके, और टेनिया सजिटेरिस, ये देख रहे हैं, ये दोनों एक ही है लेकिन दोनों की स्पीसीज अलग अलग हैं। ये बता रहा है कि ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा व्हाट, ये बीफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सॉरी ये पॉर्क हो गया। पॉर्क यानी कि ये सुअर के आंत में प्रेजेंट होता है और ये बीफ यानी कि ये भैंस के आंत में मौजूद होता है। आप देख रहे हैं है तो दोनों के दोनों वॉर्म ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, स्पीसीज के बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है और इनकी और बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे हमने स्पीसीज की बात कही तो स्पीसीज को हम समझाने के लिए आपको बताए हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पीसीज के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। ओके नेक्स्ट
जो हमारा लास्ट पॉइंट है फिलहाल यहाँ के लिए, क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग have been the particular of the providing scientific name to the organism। क्या कह रहा है कि साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए कुछ नेम्स क्रिएट किए गए थे। दैट इज व्हाट पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल क्या था स्टूडेंट 1750 में जब नोमेनक्लेचर हुआ, नोमेनक्लेचर के टाइम में क्या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हुआ, तो उस समय क्या देखा गया कि जो साइंटिफिक नेम हुआ करते थे वो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, एक दो पॉइंट में नहीं। जैसे कि क्या कि उस समय साइंटिफिक नेम सिर्फ जो है स्पीसीज और जीनस नहीं हुआ करती थी, उसमें क्या करते थे कि स्पीसीज, जीनस, हैबिटेट भी लेते थे, वो कहाँ पे रहता है, ओके, उसका इको क्या है, सॉरी हैबिटेट क्या है, उसको भी ऐड किया जाता था, जिसकी वजह से वो नेम काफी लंबा हो जाता था, जिसको लिख पाना, याद कर पाना दोनों ही बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ओके स्टूडेंट, सो फिर कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, फिर फर्दर इस पे ऑपरेशन क्रिएट किया और क्या लाया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या था, इसमें जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था उसका जीनस, स्पीसीज एंड फैमिली, ये तीन चीजें ली जाती थी। क्या क्या, जीनस, स्पीसीज एंड फैमिली। लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा हुआ करता था। जैसे आपने देखा होगा होमोसेपियंस सेपियंस पहले हुआ करता था, होमोसेपियंस सेपियंस हुआ करता था, ये काफी बड़ा हो जाता था। फिर क्या किया गया, फिर एक बार बैठक हुई, फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फिर आया आपका तीसरा, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या था स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो था जो सिर्फ जीनस, जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को ही बताया करता था। जीनस या जेनेरिक बोलिए और स्पीसीज या स्पेसिफिक नेम, ये जीनस और स्पेसिफिक नेम यानी कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम के बेस पर साइंटिफिक नेम पड़ा, जो कि हमें दर्शाता है अभी फिलहाल के लिए क्या, होमोसेपियंस। ओके स्टूडेंट्स, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीसीज है। टीनिया जीनस है और सोलियम क्या है, स्पीसीज है। ओके स्टूडेंट, पाइजम, सटाइवम, ऐसे जितनी भी नेम पड़े, टिग्रिस, लियो, तो ये जितने भी नेम थे ये सभी की सभी अब क्या थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेस पे थे। अब हम देख लेते हैं क्या कि नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे। क्या रूल्स थे, पहला रूल, चलिए हम आपको ऐसे ओरली बताते हैं। ओके, पहला रूल क्या था कि जो नेम थे वो इटैलिक और लैटिन लैंग्वेज से इवॉल्व थे। तो इटैलिक लैंग्वेज का तो वर्जन किया जा सकता था, लेकिन लैटिन को वर्जन नहीं किया जा सका, तो इसको लैटिनेरिया वर्ड में रख दिया गया। पहला रूल था इटैलिक और लैटिन लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट, दूसरा क्या था कि इनको स्पीसीज और जीनस इनकी लिखी जाए। ओके, और एक और बात, जब इसका वर्जन नहीं किया जा सका तो ये कहा गया कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखें तो साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन कर दें। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखना हमारे लिए इजी तो नहीं था, तो फिर क्या किया गया कि इंग्लिश में लिख करके उसमें इंग्लिश के जो नेम थे, सॉरी साइंटिफिक जो नेम थे उसके नीचे अंडरलाइन किया जा सका। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, मैंजीफेरा इंडिका। ओके स्टूडेंट, तो इसको क्या किया गया, अंडरलाइन करना, क्योंकि इससे पहले जो था ना वो इटैलिक में जब लिखना था तो इसको टेढ़ा लिखा जाता था। टेढ़ा लिखना भी मुश्किल था, क्योंकि अगर हम लिखते, देखिए खुद सोचिए कि हमारी कॉपी है और मैंजीफेरा इंडिका में से लिख रहे हैं तो क्या होगी, कॉपी फुलफिल हो जाएगी, काफी एरिया कवर करेगी। तो इसमें क्या किया, एक सॉल्यूशन आया कि इसको लिख करके इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कि जो जीनस होगी वो कैपिटल लेटर से होगी और जो स्पीसीज होगी वो स्मॉल लेटर से होगी। ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर। ओके स्टूडेंट, हमने क्या बताया पहले कि इटैलिक और लैटिन लैंग्वेज में था,
फिर इसको क्या किया, इवॉल्व किया गया। नहीं जो हो पाए उनको क्या किया गया, इंग्लिश में या ज्यों का त्यों लिख करके इसको अंडरलाइन किए जाने लगा। उससे पहले इसको टेढ़ा लिखा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, ये वर्जन हुआ, इंग्लिश में आया, फिर ये क्या हुआ, इसको अंडरलाइन करी जाने लगा। और फिर क्या था, दूसरा रूल आपका कि इनका जो जिनस था, ये जिनस था, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था और जो स्पीसीज था इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कुछ रूल्स देखे किसके, नॉमेनक्लेचर के। नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो क्या करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो पहला लेटर यानी कि जेनस जो है वो कैपिटल हो और जो स्पीसीज हो उसका स्मॉल लेटर हो। और इससे भी बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ये रूल है। ओके स्टूडेंट, सो अब स्टार्ट कर। स्टूडेंट देखते हैं टैक्सोनॉमिकल आइड्स। टैक्सोनॉमिकल आइड्स क्या है, यहाँ दो शब्दों में हमने लिखा है टैक्सोनॉमिकल आइड्स। एक्चुअल में टैक्सोनॉमिकल आइड्स क्या था, एक टेक्निक था जो ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे प्लेस्ड करते हैं वो इसमें बताया गया है। देखिए तो क्या कह रहा है कि दीज आर द वेरियस टेक्निक, प्रोसीड्यूर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूज इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या कि टैक्सोनॉमिकल वो मेथड है, वो तरीका है, वो प्रोसीड्यूर्स है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे सपोज है कि कोई प्लांट है जो फॉसिल्स हो गया है, तो कैसे आप पता करोगे, इसी प्रोसेस के थ्रू, टैक्सोनॉमिकल एड्स के थ्रू। ओके, अभी हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे टैक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट होता है। जैसे हम देखते हैं क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या हो, या तो डेड हो या तो लिविंग हो। पहले हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, या तो डेड है या लिविंग है। अब देखते हैं डेड में। डेड को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक था हर्बेरियम और दूसरा था म्यूजियम। हर्बेरियम में हमने सारे प्लांट्स को रख दिया, डेड प्लांट्स को रख दिया। ओके, और म्यूजियम में जितने भी डेड एनिमल्स थे उनको रख दिया। ओके स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि टैक्सोनॉमिकल एड्स के अकॉर्डिंग पहले ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो डेड और दूसरे लिविंग। एक वो जो मर चुके हैं, फॉसिल्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं। ओके, और दूसरा क्या था, लिविंग। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी जीवित है और आपके बीच में मौजूद है। ओके, तो अब इसको डेड जो थे उनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो क्या था, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। ओके, हार्बेरियम में सभी प्लांट्स को रख दिया गया। ओके, आपने देखा भी होगा कि यूज करते हैं बुक में हार्बेरियम फाइलम, भी इसके बारे में डिटेल और बताते हैं, इन सब के बारे में अभी देख लेते हैं थोड़े छोटे छोटे शब्दों में। ओके, नेक्स्ट है आपका म्यूजियम, जो हमने बताया कि डेड एनिमल्स को रखा गया। फिर आते हैं लिविंग में। लिविंग में देखिएगा इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था बॉटनिकल गार्डन। ओके स्टूडेंट, जिसमें वेरियस टाइप के प्लांट्स को देखा गया, वेरीफाई किया गया, स्टडी किया गया या फिर उनको डेवलप किया गया। और दूसरा था जूलॉजिकल पार्क, जो कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स के रहने का घर था। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे डेवलप किया गया। और एनिमल्स के यहाँ जूलॉजिकल पार्क में आप जाओगे तो क्या देखोगे, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बॉटनिकल गार्डन में हमने प्लांट्स की वेराइटीज देखी और जूलॉजिकल गार्डन में हमने एनिमल्स की वेराइटीज देखी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वन बाय वन। हार्बेरियम क्या है, देन म्यूजियम क्या है, देन बॉटनिकल गार्डन एंड देन जूलॉजिकल गार्डन। इसके हार्बेरियम देखते हैं, क्या है हार्बेरियम, कुछ शब्दों में यहाँ देखते हैं। हार्बेरियम इज अ प्लेस वेयर, देखिएगा हार्बेरियम क्या है, वो स्थान है जहाँ पे ड्राइड, क्या चीज, किसी भी प्लांट्स को ड्राइड करके, प्रेस्ड करके, पहले सुखा के, प्रेस करके एंड प्रिजर्व किया जाता है किसी प्लांट स्पेसिमेंट्स को, उसी को क्या कहते हैं, हार्बेरियम। इट्स मीन्स क्या, हम छोटे शब्द में बोले तो हार्बेरियम क्या है कि किसी शीट पर किसी प्लांट स्पेसिमेंस का ड्राई करके, प्रेस्ड करके उसमें प्रिजर्व करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम हार्बेरियम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। देख सकते हैं इधर क्या,
दूसरा लाइन, शीट्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली इन अकॉर्डिंग विद एनी एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। हाँ, याद रहे, जो शीट्स होती है हुकर्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो शीट्स जो होती है वो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इट मीन्स क्या कि शीट आपने देखा होगा, हाइबेरियम शीट कुछ ऐसी होती है जहाँ पे किंगडम, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पेसीज ऐसे करके जो लिखी रहती है, इसकी ये कॉर्नर पे लिखी होती है। मीन्स क्या, ये कॉर्नर पे इतना दूर ऐसे एक्सेप्टेड रहता है, और यहाँ पे जो भी आपका स्पेसिमेंस है कोई किसी भी प्लांट का, सपोज दैट ये कोई जो है फ्लावरिंग प्लांट है, इसके लीव्स हैं, इसको ऐसे ड्राइड करके ऐसे क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। पहले इसको सुखा करके फिर इस पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए इस कुछ इक्विपमेंट भी यूज होते हैं। इक्विपमेंट देखिए कि क्या क्या यूज होंगे। जैसे इसको कट करने के लिए क्या होंगे, या तो किसी सीजर का, या फिर आप जो है शॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजर से पहले कट करके लाएंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद इसको पेस्ट करने के लिए क्या होगा, आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेना होगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में इसको कवर करना होगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में क्यों, आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में रखने से क्या होगा कि आपकी जो शीट होगी वो शीट इसके अंदर मॉइस्चर अगर मौजूद हो तो इसकी वजह से खराब नहीं होगा। या फिर लंबे टाइम तक इसको रखने से इसमें फंगस लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेज जो होती है, शीट जो होती है वो खराब हो जाती है। इसीलिए ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन के अंदर इसको क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं या इसको रैप करते हैं। रैपिंग करने के बाद इस शीट पे क्या करते हैं बच्चों, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लांट जो है, इस प्लांट को ये पर्टिकुलर किस स्पीसीज, किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांट ये लिख देंगे। उसके बाद जो है इसका फाइलम, फिर इसका फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज, ऐसे करके ये पूरे इसके इंफॉर्मेशन लिखते हैं। और इसके अलावा इसका कल्टीवेटेड, ये एरिया कहाँ कल्टीवेट होता है ये भी हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ भी होता है और कई जगह जो है वो यहाँ पे भी होता है। तो डोंट बी पैनिक, ये इस कॉर्नर पे भी होता है एक बड़ा सा ऐसे, ये ऐसे भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दूसरी लाइन देख लिया हमने, बता दिया आपको। नेक्स्ट थर्ड लाइन देखिए, द स्टोरेज ऑफ सीड फ्रॉम अ रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। क्या कह रहा है कि ये शीट को क्या कहता है, ये फॉर फ्यूचर यूज के लिए, क्या रिपोजिटरी यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर में इसका पुनः इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि आप जब स्कूल में जाते हो, फर्स्ट टाइम क्या नाम है, हार्वेरियम फाइल बनाते हो, तो आपको पता नहीं होता कैसे बनेगा। तब टीचर आपके क्या करते हैं, यही रिपोजिटरी जो है फाइल उठाते हैं, पुराने फाइल उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखो ये हार्वेरियम फाइल ऐसे प्रिजर्व की जाती है या ऐसे बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या, मेजॉरिटी of the world famous herbarium originated from the botanical garden। क्या कह रहा है ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है, माना जाता है क्या कि ये फिक्स भी है कि जितने भी हार्बेरियम है उनकी ओरिजिनेटी कहाँ होती है, ओरिजिनेटेड वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन से। क्यों बच्चों, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में ही आपको प्लांट मिलेगी। प्लांट जहां मिलेगा वहीं से तो ये ओरिजिनेशन होगा हार्बेरियम का। एज यूजुअल हार्बेरियम हम क्या कर रहे हैं, डेड प्लांट्स को फिक्स करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड जो स्पीसीज है उस स्पीसीज को आने वाली हमारी जनरेशन स्टडी कर सके। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे ये वाली लाइन में क्या कह रहा है कि विश्व में जो हार्बेरियम ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, बॉटनिकल गार्डन से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, जो पहला हार्बेरियम बनाया गया था वो सेट किया गया था, वो कहाँ पे, पीसा इन इटली है। मतलब इटली का एक पीसा स्टेट है, वहां पे ये फर्स्ट टाइम जो है बनाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा ये लाइन, ये चीज। और यहाँ पे ये लाइन भी आप ध्यान रखिएगा, इसको हम अंडरलाइन करते हैं कि ये क्या कहता है, ये रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर होता है अकॉर्डिंग टू एन एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चीज, ये तीन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे सेटअप किया गया था हार्बेरियम को,
तो ये भी IMP पॉइंट है। ये जितना भी हमने अंडरलाइन किया है स्टूडेंट, ये सबके सब आपके लिए IMP है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मेथड, वो कौन कौन से मेथड है जो हर्बेरियम के प्रिजर्वेशन में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेंस कलेक्शन। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फील्ड विजिट करना होगा। फील्ड विजिट इन द सेंस की कहाँ, बॉटनिकल गार्डन, आपको बॉटनिकल गार्डन में जाना होगा और वहां पे जाकर के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करने होंगे आपको। सपोज आप एंजियोस्पर्म प्लांट का कोई फ्लावर कलेक्ट या प्लांट कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से आपको कलेक्ट करना है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डायडोस, फाइटा, किसी का भी आपको कलेक्ट करना है। आप जाओगे कहाँ, बॉटनिकल गार्डन में, वहां से पहले आप स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करोगे। प्रेसिंग एंड ड्राइंग, क्या आपने स्पेसिमेंट कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया था, ड्राइड एंड प्रेस। क्या करेंगे आप, जो है इस जो स्पेशल जो पर्टिकुलर स्पेसिमेंट्स है उसको क्या करेंगे, प्रेसिंग करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। इट्स मीन्स कहीं उसको प्रेशराइज करके होल्ड कर देंगे। उसके बाद जब आप होल्ड करेंगे, प्रेसिंग करने से क्या होगा कि इसमें जो जितने भी क्लोरोफिल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में वो क्या होंगे, वो ड्राइड हो जाएंगे और देन ये ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद माउंटिंग होगी। माउंटिंग में क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर एक केमिकल्स उस पे पोर करेंगे ताकि ये केमिकल उसको प्रिजर्व करके लंबे टाइम तक कर सके। माउंटिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप बिना माउंटिंग के रखोगे तो भी वो प्रिजर्व होगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिप्लेशन होने लगेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो लीफ जो होती है वो डीजेनरेट होने लगेगी। बट माउंटिंग के बाद जो है उसमें एक कोटिंग कर दी जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से लीफ पे या प्लांट पे, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। ओके स्टूडेंट, देन आता है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होती है कि आप जो है इसके नेमिंग कर दो, इसका जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, ये सारे आप कंप्लीट करो। और देन लास्ट वाला होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के लिए आप क्या करो, अपना हर्बेरियम जो है ले जाके कलेक्ट करा दो। ओके स्टूडेंट, सो आज जो है हम अपना हर्बेरियम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बावजूद आपके 3 टॉपिक इस चैप्टर से बच जाते हैं। क्या क्या, आपका म्यूजियम, उसके बाद बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक और की, ये 4 टॉपिक जो है वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।